the latest updates, please subscribe. नमस्कार, मैं लव कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का नेक्स्ट नए न्यूज के खास प्रोग्राम द डेली शो विद लव कुमार में। आज हम बात करने वाले हैं ब्रिटेन चुनाव के मद्देनज़र। कल ब्रिटेन चुनाव के नतीजे सामने आ गए, लेकिन प्रधानमंत्री टेरेसा मे को इससे करारा झटका लगा है। टेरेसा मे को कंजर्वेटिव पार्टी इस चुनाव में बहुमत नहीं मिल सका है। कंजर्वेटिव पार्टी को 650 सीटों में से 318 सीटें ही मिली हैं, लेकिन संसद में बहुमत के लिए 326 सीटें चाहिए। हालांकि टेरेसा मे की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। वहीं चुनाव के नतीजे आने के बाद विपक्षी नेता जेरेमी कॉर्बिन ने टेरेसा मे से इस्तीफे की मांग की है। साथ ही उनका कहना है कि उनकी पार्टी सरकार बनाने के लिए तैयार है। वहीं लेबर पार्टी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। लेबर पार्टी को कुल 261 सीटें मिली हैं। एक तरफ जहां कंजर्वेटिव पार्टी को पिछले चुनाव की तुलना में 12 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा, तो वहीं लेबर पार्टी को 29 सीटों का फायदा पहुंचा है। लेकिन इस चुनाव में भी भारतीय मूल के लोगों ने एक बार फिर अपना दबदबा कायम रखा है। जहां पिछले चुनाव में 10 भारतीय मूल के लोगों ने चुनाव जीता था, इस बार उनकी संख्या बढ़कर 12 हो गई है। इससे के साथ ही ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब ब्रिटेन में कोई सिख ने चुनाव जीता हो। तनमनजीत सिंह लेबर पार्टी की तरफ से चुनाव लड़े और जीत गए, तो वहीं लेबर पार्टी की ही तरफ से प्रीति गिल ने पहली महिला सिख सांसद चुनी गई हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। उसके बाद हम श्रीलंका में बढ़ते बाल विवाह को लेकर बात करेंगे। 7 हफ्ते पहले ही ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरेसा मे ने अचानक इस उम्मीद में चुनाव की घोषणा कर दी थी कि इससे उन्हें फायदा मिलेगा और वे भारी बहुमत के साथ सत्ता में लौटेंगे। चुनावी सर्वेक्षणों में भी उनकी जीत के आसार जताए जा रहे थे, लेकिन जो नतीजे आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। और ऐसे लंबे अरसे बाद ऐसा हुआ है जब ब्रिटेन के संसदीय चुनाव में किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। इसके साथ ही त्रिंकुश संसद की तस्वीरें ऐसे समय उभरी हैं जब नई सरकार को ब्रेक्जिट की प्रक्रिया, शर्तें और कायदों पर यूरोपीय संघ से वार्ता करनी है और प्रस्तावित बातचीत शुरू होने में बस 10 दिन ही रह गए हैं। क्या प्रस्तावित वार्ता निर्धारित समय पर शुरू हो सकेगी या इसमें विलंब हो सकता है? जो हो, ब्रेक्जिट संबंधी बातचीत के मद्देनजर ब्रिटेन को एक ऐसी सरकार की जरूरत थी जिसके पास स्पष्ट जनादेश हो, साफ बहुमत हो। लेकिन ब्रेक्जिट के जनमत संग्रह के बाद यह दूसरा मौका है जब ब्रिटेन के मतदाताओं ने राजनीतिक पंडितों समेत सारी दुनिया को चौंकाया है। नए चुनाव के बाद ब्रिटेन के 650 सदस्यों वाली संसद में टेरेसा मे की कंजर्वेटिव पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में आई है, पर बहुमत से थोड़ी दूर है। जाहिर है नंबर 1 पर होने के बावजूद उसे नुकसान उठाना पड़ा है। लेकिन इसके साथ ही इस चुनाव में भारतीय मूल के लोगों का दबदबा कायम रहा और ऐसा पहली बार हुआ कि कोई सिख चुनकर संसद में जाएगा। और इसके साथ ही तनमनजीत सिंह पहले ऐसे पगड़ीधारी सिख बन गए हैं। तनमनजीत सिंह ने सलाओ इलाके से लेबर पार्टी की ओर से चुनाव जीता। तनमनजीत के परिवार की जड़ें पंजाब के जलंधर से हैं। उनका परिवार फगवाड़ा में रहता था। उनका तालुका जलंधर के रायपुर गांव से है। जीत के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया में उन्होंने फेसबुक पेज पर कहा कि मैं अपने सभी वोटरों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया और ये संभव बनाया। जानकारी देते चले कि तनमनजीत सिंह ने अपनी शुरुआती पढ़ाई जलंधर से ही की है और इसके बाद ब्रिटेन के 3 सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन, ऑक्सफोर्ड के केवल कॉलेज और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पढ़ाई की। तनमनजीत सिंह के पिता जसपाल सिंह धोसी ब्रिटेन में एक भवन निर्माण कंपनी चलाते हैं और साथ ही वे ग्रेवसेंड के सबसे बड़े गुरुद्वारे गुरु नानक दरबार के अध्यक्ष हैं। तो वहीं लेबर पार्टी की ही ओर से लड़ी प्रीति गिल पहली महिला सिख सांसद चुनी गई। प्रीति गिल ने बर्मिंघम एजेबस्टेन में अपनी जीत पक्की की है। जीतने के बाद प्रीति गिल ने कहा कि जिस जगह मैं बड़ी हुई और पली उस जगह का प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि मैं कार्यकाल के पहले साल में सबसे रिश्ते बनाना चाहती हूँ। ब्रिटेन में सिख फेडरेशन ने पहली सिख महिला के जीतने पर खुशी जताई है। प्रीति गिल के पिता बस ड्राइवर का काम करते थे। उनकी पढ़ाई लिखाई बर्मिंघम एजेबस्टेन में ही हुई। प्रीति गिल राजनीतिक में दिलचस्पी का श्रेय वो अपने पिता को देती हैं।
इससे इतर हम आपको लिए चलते हैं श्रीलंका। वैसे तो भारत की तरह ही श्रीलंका में 18 वर्ष के हो जाने के बाद ही शादी करने का नियम है, लेकिन ऐसा होता बहुत कम ही है और इन सबसे ज़्यादा परेशान वहाँ की मुस्लिम लड़कियाँ हैं। और ऐसा नहीं है कि भारत में बाल विवाह नहीं होता है। 2011 में हुए जनगणना के मुताबिक तकरीबन 70 लाख लड़कों की शादी 21 साल से कम उम्र में हो गई थी, जबकि 52 लाख लड़कियों की विवाह 18 साल से कम उम्र में हो गई थी। और ये काम अब भी जारी है, किसी को भी कानून का भय नहीं है। लेकिन आज हम बात भारत की नहीं बल्कि श्रीलंका की करने वाले हैं, क्योंकि हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा गया है कि श्रीलंका में मुस्लिम लड़कियों को दशकों पुराने सामुदायिक कानून का हवाला देकर बहुत ही कम उम्र में जबरन शादी करवा दिया जाता है। ऐसी ही एक कहानी है श्रीलंका में रहने वाली शफा की, जिसकी शादी जबरन 15 साल की आयु में करा दिया गया। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। वैसे तो भारत की ही तरह श्रीलंका में भी लड़कियों की कानूनन शादी का उम्र 18 साल है, लेकिन दशकों पुराने सामुदायिक कानून का हवाला देकर बहुत कम उम्र में मुस्लिम लड़कियों की जबरन शादी करा दी जाती है। जी हाँ, हाल ही में श्रीलंका में रहने वाली शफा जब 15 साल की थी तो उनकी शादी के लिए मजबूर किया गया। शफा बताती हैं कि जब वो महज 15 साल की थी और उन्हें उन दिनों परीक्षा की तैयारी कर रही थी। शफा कहती है कि उन्हें एक लड़के से प्यार हो गया था, लेकिन वो लड़का उनके माता पिता को पसंद नहीं आया, जिसके बाद शफा को उनके चाचा के घर भेज दिया गया। वहाँ भी वो अपनी पढ़ाई जारी रखती हैं, लेकिन शफा के चाचा के घर आने वाले एक व्यक्ति ने शफा के शादी के साथ प्रस्ताव रखा, जिसके बाद शफा पर दबाव बनाया गया कि वो उस व्यक्ति से शादी कर ले, लेकिन शफा ने शादी से इनकार कर दिया, जिसके बाद शफा के साथ मारपीट की गई, प्रताड़ित किया गया। साथ ही शफा के सामने आत्मदाह करने की धमकी भी दी गई, लेकिन शफा के चाचा ने जबरन उसकी शादी करवा दी। शादी के बाद शफा का पति इस शक पर पीटता रहा कि वो अपने दोस्त के साथ अब भी संबंध में है, लेकिन एक दिन शफा ने अपने पति को बताया कि वो उसके बच्चे की मां बनने वाली है, लेकिन उसके पति ने उसके बाद भी उसके साथ मारपीट जारी रखा और उसके वजह से शफा ने अपना बच्चा खो दिया। जिसके बाद शफा ने पुलिस की मदद लेनी चाहिए, लेकिन पुलिस ने भी मदद नहीं किया, जिसके बाद शफा अपने माँ के यहाँ रहने आ गई। इस बीच शफा का पति ने शफा का एक फोटो और उसका फोन नंबर फेसबुक पर डाल दिया, जिसके बाद शफा के पास रोज सैकड़ों कॉल आने लगे और लोग पूछने लगे कि तुम्हारे साथ एक रात गुजारने की कीमत क्या है। शफा बताती है कि एक कॉलर ने बताया कि उनको शफा के पति ने ही उन्हें नंबर दिया है और ऐसा नहीं है कि केवल यह शफा के ही साथ हुआ है। हर साल श्रीलंका में शफा जैसी सैकड़ों लड़कियों की जबरन शादी करा दी जाती है। यह देखा गया है कि ऐसी शादियों के लिए लड़कियों के परिवार वाले ही सबसे ज्यादा जोर डालते हैं। श्रीलंका में मानवाधिकार पर काम करने वाली वकील एरमिजा तेगल कहती हैं कि श्रीलंकाई मुसलमानों में किशोरियों की जबरन शादी कराने का चलन बढ़ा है और पिछले एक दशक में यह 14% से बढ़कर 22% हो चुका है। तेगल कहती है कि यह बढ़ती रूढ़िवादी सोच के कारण ऐसा देखने को मिल रहा है। तो आइए आगे बढ़ते हुए हम आपको अब बताते हैं नेताओं की चुनावी वादे की एक कहानी। सन 2013 पटना में हुंकार रैली था। आज के प्रधानमंत्री को पीएम उम्मीदवार घोषित कर दिया गया था। राज्य में बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन भी टूटे हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए थे। राज्य में जीतन राम मांझी की सरकार थी और प्रधानमंत्री मोदी पटना पहुंचे थे हुंकार रैली को संबोधित करने। तभी पटना में एक बम विस्फोट हुआ, जिसमें मुन्ना श्रीवास्तव समेत 6 लोग मारे गए। साथ ही रैली में भगदड़ हुआ और तकरीबन 85 लोग घायल हो गए। ये कहानी है मुन्ना श्रीवास्तव की। रैली खत्म होने के बाद मोदी ने ऐलान किया कि वो मृतकों को 5-5 लाख का मुआवजा देंगे, जो कि दे भी दिया गया। लेकिन मुन्ना श्रीवास्तव की पत्नी प्रिया श्रीवास्तव ने पीएम मोदी से फोन पर गुजराती में बात की और अपनी परेशानी बताई, जिसके बाद मोदी ने उन्हें इस बात का आश्वासन दिया कि उनकी बेटी को वह गोद लेंगे, साथ ही उसकी पढ़ाई और प्रदेश या प्रदेश से बाहर प्राइवेट सेक्टर में नौकरी दिलाने का आश्वासन दिया। साथ यह भी कहा कि उनकी पार्टी प्रिया और उनके परिवार वालों का ख्याल रखेगी। लेकिन आज 4 साल बीत जाने के बाद भी प्रिया के परिवार वालों को किसी भी प्रकार की सहायता नहीं मिली है। देखिए हमारे सहयोगी विनय गोयल जी की ये खास रिपोर्ट। 2013 में पीएम उम्मीदवार की हुंकार रैली में हुए बम विस्फोट के दौरान मुन्ना श्रीवास्तव समेत 6 लोग मारे गए थे। 82 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। मोदी ने इन मृतकों के परिजनों से मिलकर 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी की थी। मुन्ना श्रीवास्तव की पत्नी प्रिया श्रीवास्तव ने पीएम मोदी से फोन पर गुजराती में बात की और अपनी परेशानी बताई थी। मोदी ने उन्हें इस बात का आश्वासन दिया था, उनकी बेटी गोद लेने के साथ उसकी पढ़ाई और प्रदेश या प्रदेश से बाहर प्राइवेट सेक्टर में नौकरी दिलाने का आश्वासन दिया था।
यह भी कहा था कि पार्टी आपके परिवार का ख्याल रखेगी। 3 साल बीत जाने के बाद भी प्रिया श्रीवास्तव को प्रधानमंत्री के आश्वासन पूरा होने का इंतजार है। वो मानती हैं कि राजनेता सिर्फ वादे करते हैं, उनको पूरा करने में उनकी रुझान नहीं होती। मोदी के सारे वादे झूठे निकले हैं, उन्हें पूरा करने में ना मोदी की चिंता है ना ही पार्टी की चिंता है। बात उस समय की है जब कि बीजेपी ने मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया था। मोदी पूरे देश में लोकसभा चुनाव के लिए हुंकार रैली का आयोजन कर रहे थे। उसी दौर सिलसिलेवार कई धमाके में 6 लोग की जाने गई थी। मोदी मृतकों के परिजनों से मिलकर 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की बात कही थी। जिन लोगों के घर मोदी नहीं पहुंच सके उनसे उन्होंने फोन पर बात की। प्रिया उनमें से एक थी जिसने मोदी से गुजराती में अपनी व्यवस्था बताई थी। मोदी ने प्रिया की बच्ची को गोद लेने के साथ उसकी पूरी पढ़ाई का जिम्मा लिया था। गोपालगंज की अगली रैली में प्रिया को मंच पर बुलाकर 1 साल भेंट किया था। उस वक्त प्रिया एक 2.5 साल की बेटी के साथ थी जो अब 6.5 साल की हो गई है। प्रिया इस समय अपने बहनोई के घर जिंदगी गुजार रही है। नवंबर 2013 में फर्स्ट पोस्ट में अपनी न्यूज से इस बात का जिक्र करते हुए ये सवाल किया था कि प्रिया से किए गए वादे कब पूरे होंगे। इस कड़ी में क्विंट न्यूज वेबसाइट ने जनवरी 2016 में इस मुद्दे को विशेष रूप से उठाया था। इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। आपको हमारा ये शो कैसा लगा हमें कमेंट्स करके बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार।